नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, संतान सुख के विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सी ऐसी दंपतियां हैं जिन्हें संतान सुख का या तो अभाव है या तो बहुत विलंब से संतान हुई या फिर संतान के सुख में संतान सुख प्राप्त होने में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ रही हैं। तो ऐसे ही तमाम दंपतियों का सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि मुझे अपने जीवन में संतान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं, मेरे आंगन में बच्चों की किलकारी खेलेगी कि नहीं, बच्चों की किलकारी की आवाज सुनाई पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ये बहुत से दंपतियों का ये प्रश्न रहता है जो कि संतान संबंधी समस्याओं से परेशान है। मैं तो संतान का सुख जीवन में प्राप्त होना एक ऐसा विषय है जो कि एकमात्र किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जो कि हस्बैंड एंड वाइफ इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए कि संतान का सुख जीवन में प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, हमें हस्बैंड के पार्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा और वाइफ के पार्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के समन्वय से एक वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, एक परिणय सूत्र बनता है जिसके परिणाम स्वरूप आगे चल करके संतान की सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें दोनों पार्ट पर दोनों हस्बैंड के पार्ट पे वाइफ के पार्ट पे दोनों हॉरोस्कोप की एनालिसिस करनी पड़ती है कि अगर मान लो एक साइड से सब कुछ बेटर है, कहीं दूसरे साइड से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर दोनों में संतान से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, या फिर दोनों की कुंडलियों से पता लगता है कि दोनों की कुंडलियां में किसी न किसी प्रकार की समस्या आ रही है जिसके चलते संतान सुख प्राप्त होने में बाधाएं आ रही हैं। तो हमें दोनों के पार्ट में हस्बैंड पार्ट में भी कुंडली की एनालिसिस करनी पड़ेगी और वाइफ के पार्ट में भी कुंडली की एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब किसी जाकर के कंक्लूसिव डिसीजन पे आदमी पहुंचेगा। तो सबसे पहला, अगर हम सबसे मूल आधारभूत स्तंभ की बात करें, सबसे बेसिक नींव की बात करें, सबसे आधारभूत स्तंभ की बात करें, तो वो ये है कि अगर हमें जीवन में संतान सुख की प्राप्ति चाहिए और भरपूर मात्रा में चाहिए, अच्छा सुख चाहिए, तो सबसे पहला जो बेसिक चीज ये है कि जब वर और वधू का, जब हम लोग शादी ब्याह करते हैं तो शादी ब्याह में वर और वधू का जो गुण मिलान होता है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, सिर्फ उसी विषय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, गुण मिलान के विषय तक, अपितु उससे आगे बढ़कर के दो वर की कुंडली में भी और वधू की कुंडली में भी, दोनों कुंडली में सप्तम भाव जो कि वैवाहिक सुख को दर्शाता है, सप्तम भाव की स्थिति को देखना चाहिए, सप्तमेश की स्थिति को देखना चाहिए। यही सेम प्रोसेस हमें वधू की कुंडली में भी देखना चाहिए कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है। इसके साथ साथ हमें यह देखना होगा कि वर की कुंडली में तो ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में अगर हम बात करें तो पंचम भाव से हम संतान सुख का विचार करते हैं। तो हमें जब हम गुण मिलान करते हैं वर और वधू का, तो सिर्फ गुण मिलान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसके आगे बढ़ के सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति हमें दोनों ही कुंडली में, वर साइड पे और वधू के साइड, दोनों साइड पर हमें देखना चाहिए। साथ ही साथ हमें वर की कुंडली में भी पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी पंचमेश की स्थिति को देखना चाहिए और वधू की कुंडली में भी हमें पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को देखना चाहिए। और जो सीमेन का कारक है शुक्र, जो वीर का कारक है शुक्र, जो कि संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ही महत्व रखता है, हमें उसे दोनों ही साइड पे, हस्बैंड के साइड पे और वाइफ के साइड पे, दोनों की कुंडली में हमें शुक्र की स्थिति को भी देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और अगर हम पंचम भाव के कारक की बात करें, जो ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव का कारक है, जो संतान का प्रमुख कारक ग्रह है, वो है गुरुदेव बृहस्पति। तो हमें वर वधू के गुण मिलान के समय सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति देखनी चाहिए, पंचम भाव पंचमेश की स्थिति को देखना चाहिए। साथ ही साथ हमें पंचम भाव के कारक गुरु की स्थिति भी हर दोनों की कुंडली में देखना चाहिए और शुक्र की स्थिति देखना चाहिए। यह मूल आधारभूत स्तंभ हो गया, एक बेसिक प्रिंसिपल हो गया कि अगर हमें अच्छा संतान सुख जीवन में प्राप्त करना है तो गुण
मिलान करते वक्त न सिर्फ गुण मिलान तक सीमित रहना चाहिए, ये सारी चीजों को भी हमें कंसीडर करना चाहिए, दोनों ही पार्ट पे, हस्बैंड के पार्ट पे और वाइफ के पार्ट पे। और गुण मिलान करते समय भी हमें एक नाड़ी दोष एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष वर और वधु के बीच में समन्वय का सूचक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का सूचक है, कोऑर्डिनेशन का सूचक है। तो पहले तो कोशिश ये होना चाहिए कि विवाह के समय ये सारी चीजों को हम लोग देख लें, कुंडली में नाड़ी दोष ना हो, क्योंकि नाड़ी दोष अगर होता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसी समस्याएं आती हैं और आदमी को एक दूसरे को समझने बूझने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और नाड़ी दोष होने पे भी कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में बाधा की स्थिति आ सकती है जीवन में। तो पहला, अगर विवाह अभी नहीं हुआ है तो सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल ये है कि गुण मिलान करते वक्त हमें सिर्फ गुण मिलान तक सीमित रह करके ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताए उन सारी चीजों को भी कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि मित्रों होता क्या है कि मान लीजिए विवाह, संतान की उत्पत्ति तो तब होगी जब विवाह सक्सेसफुल होगा, मैरिज सक्सेसफुल होगी। जब मैरिज सक्सेसफुल होगी तब फिर आगे का इसका विषय संतान का आता है। तो अगर वर वधु के गुण मिलान के वक्त हम लोग सिर्फ गुण मिलान तक ही सीमित रहे, सिर्फ उसी के आधार पर दोनों कपल्स की शादी हो जाती है और वहां पे हम सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति को नहीं चेक करते हैं, तो होता क्या है, बहुत से केसेस तो ऐसे होते हैं कि जहां पे मैरिज अनसक्सेसफुल हो जाती है, विवाह के बाद वर और वधु के बीच में वाद विवाद होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, अलगाव हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है, तलाक वगैरह हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए, असरटेन करना चाहिए कि गुण मिलान के समय अगर विवाह नहीं हुआ है तो अभी चीजें अपने हाथ में है, तो उसमें क्या करना है कि हमें सिर्फ गुण मिलान पर सीमित नहीं रहना है, हमें सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति, जो सारे पॉइंट्स मैंने अभी बताए उन सबको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो सबसे पहला प्रीलिमिनरी स्टेज है कि अगर वैवाहिक जीवन ही सक्सेसफुल नहीं है, मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, तो संतान का विषय तो आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पता चला मैरिज के आफ्टर वाद विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ही हो रहा है, तो संतान का विषय तो आने की बहुत दूर की बात रही। तो हमें सबसे पहले अगर विवाह नहीं हुआ है तो गुण मिलान करते वक्त सारे पॉइंट्स, सारे फैक्टर्स जो मैंने बताया आपको, उनको कंसीडर करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि ये हमने बातें तब की कि जब विवाह नहीं हुआ है, तो अभी अपनी चीजें हाथ में है, अपने कंट्रोल में है, तो विवाह के समय, गुण मिलान के समय, गुण मिलान के साथ साथ जो मैंने सारे फैक्टर्स आपको बताए उनको सब चीजों को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन लेट सपोज मैरिज हो गई, मान लीजिए कि शादी हो गई, और जहां तक ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है कि हमारी कुंडली में संतान का सुख है कि नहीं, हमें जीवन में अपने संतान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तो मित्रों उसके लिए हमें बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आदमी की हस्बैंड साइड पे भी, वाइफ साइड पे भी प्रोडक्टिबिलिटी क्वालिटी कैसी है, दोनों की प्रोडक्टिव क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्टिव पावर कैसी है, हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज देखिए, थोड़ा हम जो बातें करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करते हैं, तो हो सकता है कुछ विषय आपको, कुछ शब्द ऐसे लगे कि मैं साइंस की ओर जा रहा हूं, लेकिन उसको इसमें समाहित करना जरूरी है। संतान विषय पे, संतान का सुख प्राप्त होने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि दोनों की, हस्बैंड साइड पे भी, वाइफ साइड पे भी प्रोडक्टिव क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्टिव पावर कैसी है। इसके लिए हमें सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति हस्बैंड के साइड पे भी और वाइफ के साइड पे भी, दोनों के साइड पे हमें देखना चाहिए। साथ ही साथ वीनस जो कि सीमेन का कारक है, महिलाओं में रज का कारक है, दोनों को हमें, दोनों कुंडलियों में, फीमेल साइड पे, मेल साइड पे, दोनों की कुंडलियों में हमें सुख की स्थिति को भी देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि सप्तमेश, सप्तम भाव और सप्तमेश पता चला दोनों ही कुंडलियों में पीड़ित है, और शुक्र जो कि सीमेन का कारक है वो भी दोनों कुंडलियों में पीड़ित है। तो जब हमें पहला प्राइमरी स्टेज में हमें प्रॉब्लम नजर आ गई कि सप्तम भाव जो कि प्रोडक्टिव पावर को दिखाता है, आदमी की सेक्सुअल कैपेबिलिटी को दिखाता है, सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश, सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश ही अगर दोनों कुंडली में पीड़ित है, और अगर वीनस जो कि सीमेन का कारक और रज का कारक है वो दोनों कुंडली में पीड़ित है, तब तो हमें संतान के सुख पे विषय से पहुंचने से पहले ही बाधा नजर आ गई। तो पहले वो चीज कवर होगी, वो चीज मेडिसिन से, चाहे वो चीज आप रिकवर हो, चाहे बाय मेडिसिन, बाय एनी अदर वे, तब तो जाकर के फिर संतान की बात आएगी। तो दोनों साइड पे पहले हमें, सबसे पहले तो दोनों की प्रोडक्टिव पावर को देखनी पड़ेगी।
जो कि सप्तम भाव जो कि वैवाहिक सुख को दर्शाता है, सेक्सुअल एबिलिटी को दर्शाता है, उसको हम चेक करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश को चेक करेंगे, दोनों की कुंडली में वीनस को चेक करेंगे। अगर यही बाधा आ गई है तो संतान का विषय तो आएगा बाद में, पहले ये दोनों चीजें सही होनी चाहिए, तब तो संतान का विषय बाद में आएगा। लेट सपोज कि सप्तम भाव और सप्तमेश को हमें दोनों कुंडली में देख लेना चाहिए कि क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, प्लस वीनस को दोनों कुंडली में देख लेना चाहिए। और साथ ही साथ पंचम भाव से हम कुंडली में, यह है पंचम भाव, पंचम भाव से कुंडली में हम संतान सुख का विचार करते हैं। लेट सपोज मान लीजिए कि वो सारी चीजें ओके हो गई, सप्तम भाव सप्तमेश भी ओके है दोनों कुंडलियों में, वीनस भी ओके है। फिर हमें आना है कुंडली के पंचम भाव पे कि दोनों चीजें उधर से ग्रीन सिग्नल होगी, ओके सिग्नल होगी, सप्तम भाव सप्तमेश दोनों ही कुंडली में, वीनस भी दोनों कुंडलियों में ओके है। तब हमें देखना पड़ेगा कुंडली में पंचम भाव, पंचम भाव से हम संतान सुख का विचार करते हैं। तो ये कुंडली में पंचम भाव है, पंचम भाव से हम संतान सुख का विचार करेंगे। और पंचम भाव का कारक होता है गुरुदेव बृहस्पति ग्रह। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कुंडली में पंचम भाव, आपको अपनी लग्न कुंडली में ये देखना है कि पंचम भाव कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बली है, और पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश कुंडली में कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बली है। अगर कुंडली में पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छी अवस्था में बैठे हैं, अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, यहाँ पे अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि ग्रह स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, अति मित्र राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो ये अच्छी स्थिति दर्शाता है। अगर पंचम भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव है, चाहे पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों जो उस लग्न विशेष के लिए बेनिफिशियल प्लैनेट है, वो अगर पंचम भाव में बैठे हैं या उनकी दृष्टि आ रही है पंचम भाव पे, और पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठा है, कहीं स्वराशि का होकर के, उच्च राशि का होकर के, अति मित्र राशि का होकर के, कुंडली के शुभ भावों में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, अच्छी अवस्था में, तो संतान का सुख मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अगर कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश अच्छी अवस्था में है, शुक्र अच्छी अवस्था में है, शुक्र कुंडली में अच्छी अवस्था में है, पंचम भाव का कारक ग्रह जो कि बृहस्पति है वो कुंडली में अच्छी अवस्था में है, और पंचम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर आ रही है, और पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश कुंडली में कहीं शुभ और मजबूत अवस्था में है, जैसे स्वराशि का होना, उच्च राशि का होना, अति मित्र राशि का होना, मित्र राशि का होना, बला बल से मजबूत होना, तब फिर संतान सुख मिलने की संभावनाएं कुंडली में बहुत प्रबल हो जाती है। अगर पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश कुंडली में कहीं अच्छी अवस्था में बैठा है, स्वराशि का, उच्च राशि का, अति मित्र राशि का, मित्र राशि का, तब फिर कुंडली में संतान सुख मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। मित्रों, अगर पंचम भाव और उसका स्वामी पंचमेश गुरु और शुक्र, गुरु पंचम भाव का नेचुरल सिग्निफिकेटर है वीनस, और सप्तम भाव और सप्तमेश कुंडली में अच्छी अवस्था में है, तब आप कह सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन में संतान का सुख प्राप्त होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुंडली में अगर पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश कुंडली में कहीं पीड़ित अवस्था में है, छठवें भाव में है, आठवें भाव में है, 12वें भाव में है, देखिए यहां पे एक बात समझिएगा, पंचमेश का छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठना, अगर कुंडली में पंचमेश छठवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठे हैं, तो यह कह देना कि संतान होगी ही नहीं, यह पूरी तरह से सही नहीं है। यह कह सकते हैं कि संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार के संतान संबंधी विषयों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन यह कह देना कि संतान में डिनायल है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें कई लेवल पे इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि संतान उत्पत्ति के लिए सिर्फ अकेले पंचम भाव पंचमेश को देख करके, उसकी पंचमेश की पोजीशनिंग को देख के हम कुछ नहीं कह सकते, हमें बहुत लेवल पे कंफर्म करना पड़ेगा। पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश कुंडली में कहीं बलवान और बहुत ही शुभ अवस्था में है, लेट सपोज कि पंचमेश कुंडली में कहीं उच्च राशि के हैं और जिस राशि में वो स्थित है उसका डिस्पोजिटर भी अच्छा है, तो जितना बढ़िया कुंडली में पंचमेश होगा और पंचम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, संतान सुख मिलने की संभावनाएं उतनी ही प्रबल हो जाती है। लेकिन अगर कुंडली में पंचमेश छठवें, आठवें या 12वें भाव में है और डिग्निटी वाइज और प्लेसमेंट वाइज भी बहुत कमजोर है, लेट सपोज कि पंचमेश कुंडली के छठवें, आठवें, 12वें भाव में नीच राशि में है, उससे बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव है,
और कुंडली के पंचम भाव पे बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव है। मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव पे भी पापक ग्रहों का प्रभाव है। मान लीजिए यहाँ कोई पंचम भाव में नीच की राशि का कोई ग्रह बैठा है, पंचम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जिसकी पंचम भाव में नीच राशि आ रही है और पंचमेश भी कुंडली में कहीं नीच राशि में बैठे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि मान लीजिए कुंडली में कहीं पंचमेश मान लीजिए कुंडली में कहीं पंचमेश नीच राशि में बैठे हैं और पंचम भाव पे भी कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो कि पंचम भाव में अपनी नीच राशि में है। पंचमेश पे भी पापक ग्रहों का प्रभाव है, राहु केतु शनि, और पंचम भाव पे भी पापक ग्रहों का प्रभाव है। तब आप कह सकते हैं कि पंचम भाव और पंचमेश बहुत ही कमजोर अवस्था में है, जिसके फलस्वरूप या तो फीमेल की अगर हम बात करें तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। वो अगर कंसीव कर गया तो फिर पहले तो वहां पे कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, कंसीव कर गया तो संतान दुर्बल पैदा हो सकती है, या कोई ना कोई उसके साथ कुछ ना कुछ ट्रबल हो सकती है, फिजिकल ट्रबल हो सकती है, मतलब कह लीजिए कि कुछ संतान संबंधी विषयों में प्रॉब्लम आती है। अगर मैं उदाहरण तब का दे रहा हूं कि लेट्स सपोज कि पंचम भाव का स्वामी पंचमेश कुंडली में कहीं 6, 8वें 12वें भाव में नीच राशि में हो और पंचम उस पर पापक ग्रहों का प्रभाव हो और पंचम भाव पे भी पापक ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये दर्शाता है कि पंचम भाव इस अवस्था में कमजोर हो गया, जिसमें दर्शाता है कि संतान सुख मिलने में बाधा आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, संभावनाएं नहीं बन पाएंगी संतान सुख की। लेकिन अगर कंसीव कर गया तो संतान में दुर्बल हो सकती है, कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटी हो सकती है, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। मतलब कुंडली में चूंकि पंचम भाव और पंचम भाव का कारक गुरुदेव बृहस्पति और पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश जितने बलवान और शुभ अवस्था में होंगे उतनी ही ज्यादा संतान प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब लेट्स सपोज मान लीजिए कि पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश कहीं कुंडली में अपनी उच्च राशि में है और पंचम भाव में भी कोई ऐसा ग्रह विराजमान है जो कि यहां अपनी पंचम भाव में उच्च राशि में है और पंचम भाव का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति भी ठीक ठाक अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, शुक्र भी ठीक है और सप्तम भाव और सप्तमेश भी अच्छी अवस्था में है, तब आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति संतान का सुख बहुत अच्छा पाएगा अपने जीवन में। अगर पंचम भाव और पंचमेश पर मेल प्लैनेट्स जैसे मंगल हो गए, गुरु हो गए, सूर्य हो गए, इन सब का प्रभाव है, तब फिर मेल चाइल्ड होने की संभावनाएं ज्यादा है। और पंचम भाव या पंचमेश पर या दोनों पर फीमेल ग्रह जैसे शुक्र चंद्रमा हो गए, तब फिर इन सब का प्रभाव है, तब फिर आपकी कह सकते हैं कि फीमेल चाइल्ड होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। देखिए कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि आती है, जो हमारी कालपुरुष की कुंडली होती है इसमें पंचम भाव में सिंह राशि आती है। तो अगर कुंडली में पंचम भाव का स्वामी पंचमेश अच्छी अवस्था में है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही है, अगर इस पंचम भाव के ऊपर मित्रों गुरु की दृष्टि आ रही है और सूर्य की दृष्टि आ रही है, तो संतान बड़ा तेजस्वी होगा, ओजदीप्त होगा। गुरु अगर कुंडली में, तो चूंकि पंचम भाव के नैसर्गिक जो कारक ग्रह होते हैं गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, तो अगर गुरु कुंडली में चाहे मान लीजिए कि नवम भाव में बैठे हो या लाभ भाव में बैठे हो या लग्न में बैठे हो और यहां से पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हो, जिस विषय मान लीजिए सपोज जातक ने प्रश्न पूछा है कि मुझे संतान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं, अगर उसकी कुंडली मान लीजिए कि उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव एक कारक ग्रह है और चूंकि नैसर्गिक तौर पर पंचम भाव के कारक गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, तो चाहे गुरुदेव नवम भाव में बैठे हो या लाभ भाव में बैठे हो, लग्न में बैठे हो और वहां से दृष्टि डाल रहे हो, नवम भाव में बैठेंगे गुरुदेव बृहस्पति, तो यहां से नवम दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर। अगर गुरुदेव बृहस्पति लाभ भाव में बैठेंगे तो यहां से सात्विक पूर्ण दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर, और अगर लग्न में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। तो गुरु की दृष्टि अगर पंचम भाव पे बन रही है या पंचमेश गुरु के साथ युति में है या फिर पंचमेश के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही है, क्योंकि पंचम भाव के नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं गुरु, तो उनका अगर पंचम भाव पे दृष्टि द्वारा या पंचम भाव के स्वामी पंचमेश के ऊपर दृष्टि द्वारा युति द्वारा प्रभाव है, तब आप कह सकते हैं कि जीवन में संतान सुख मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। और हमें ध्यान दीजिएगा, हमें पंचम भाव के साथ साथ हम नवम भाव को भी देखेंगे, क्योंकि भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से नवम भाव जो होता है वो पंचम से पंचम होता है।
देखिए हमने बताया था आपको संतान के सुख को असरटेन करने के लिए, सुनिश्चित करने के हम कई लेवल पर देखेंगे, जिसमें अभी तो हमारे कुछ लेवल्स की हमारी बातचीत हो गई है, जैसे सप्तम भाव, सप्तमेश, वीनस और जुपिटर। साथ ही साथ हम कुंडली के नवम भाव को भी देखेंगे, क्योंकि भाव भाव के सिद्धांत के हिसाब से जो नवम भाव होता है वह पंचम से पंचम होता है। तो भावत भाव के हिसाब से जो हमारा नवम भाव है वह भी पंचम भाव से संबंधित प्राप्त होने वाले फलों के कंफर्म करेगा, उनकी एक्यूरेट जानकारी देगा। तो हम संतान सुख के प्राप्त करने के लिए हम एक लेवल और आगे बढ़ करके एसर्टेन होने के लिए, सुनिश्चित होने के लिए हम पंचम भाव के साथ साथ पंचम भाव के एनालिसिस के साथ साथ नवम भाव की भी एनालिसिस करेंगे। अगर पंचम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है जो लग्न विशेष के लिए बेनिफिशियल प्लैनेट है, वो संतान सुख मिलने की संभावनाओं को प्रबल करेंगे। लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पे अगर राहु केतु का प्रभाव आ रहा है, चाहे यहाँ पे राहु केतु उपस्थित हो पंचम भाव में, या फिर पंचम भाव के ऊपर राहु केतु की दृष्टि आ रही हो और बहुत ज्यादा पापक प्रभाव हो पंचम भाव के ऊपर, लेट्स सपोज राहु केतु की यहाँ पे चाहे प्लेसमेंट हो चाहे दृष्टि हो, यहाँ पे शनि विराजमान हो, तो फिर कह सकते हैं, और उस लग्न विशेष के लिए पापक ग्रह कारक ग्रह ना हो, मान लीजिए यहाँ पे शनि विराजमान हो पंचम भाव में और उस लग्न विशेष के लिए शनि कारक ग्रह नहीं है, और पंचम भाव पर चाहे राहु केतु भी साथ में विराजमान हो या राहु केतु की दृष्टि आ रही कुंडली के पंचम भाव पर, तो ज्यादा अगर मेलेफिक इफेक्ट रहेगा कुंडली के पंचम भाव पर तो संतान संबंधी विषयों में प्रॉब्लम्स आती है। अब होता कई बार कि संतान सुख प्राप्त होने में डिले होता है, बाधाएं बार बार आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कि पता चला संतान शादी के 7 साल बाद हो रही है, 9 साल बाद हो रही है, 10 साल बाद हो रही है, 12 साल बाद हो रही है, तो जो संतान सुख प्राप्ति में कई बार क्या होता है कि डिले आता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर कुंडली के पंचम भाव पंचमेश में बहुत ज्यादा मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव है, पापक ग्रहों का प्रभाव है, तो वो संतान सुख प्राप्त होने में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पंचम भाव पंचमेश में पापक ग्रहों का प्रभाव हो और पंचमेश की स्थिति कुंडली में अच्छी ना हो, और लेट सपोज कि पंचमेश खुद एक वक्री ग्रह हो, पंचमेश खुद एक वक्री ग्रह हो, या फिर पंचम भाव के ऊपर किसी वक्री ग्रह का प्रभाव आ रहा हो, किसी रेट्रोग्रेड प्लैनेट का इफेक्ट आ रहा हो, बेसिकली मुख्यतः शनि। अगर मान लीजिए कि पंचम भाव और पंचमेश के ऊपर बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव है और पंचमेश या वक्री है, रेट्रोग्रेड है, या फिर पंचम भाव में कोई वक्री ग्रह बैठा हुआ है, या पंचम भाव के ऊपर किसी वक्री ग्रह की दृष्टि आ रही है, या फिर पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश के ऊपर किसी वक्री ग्रह की दृष्टि आ रही है, या पंचमेश के साथ किसी वक्री ग्रह की युति है, या फिर खुद पंचमेश एक वक्री ग्रह है, क्योंकि वक्री ग्रह भी संतान सुख प्राप्त करने में थोड़ा डिले कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स ला सकते हैं इनिशियल फेजेस में। और विशेषकर शनि की अगर हम बात करें तो पंचम भाव से अगर शनि का संबंध बनता है और कुंडली में कहीं अगर शनि वक्री है, लेट्स सपोज शनि कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं और रेट्रोग्रेड है, तब फिर संतान सुख प्राप्त करने में वो थोड़ा डिले कर सकते हैं। वो ऐसी स्थिति में शनिदेव संतान सुख प्राप्ति में थोड़ा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, बाधाएं लाते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर शनि वक्री है कुंडली में, या फिर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव अकारक ग्रह है और पंचम भाव में बैठे हैं, या पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, या फिर पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, फिर पंचमेश के साथ युति में है, किसी न किसी प्रकार से पंचम भाव या पंचमेश से वक्री शनि संबंध बना रहे हैं, चाहे युति द्वारा, चाहे प्लेसमेंट द्वारा, चाहे पंचम भाव में स्थिति द्वारा, तब फिर संतान सुख में बाधा क्रिएट कर सकते हैं और संतान की सुख में प्राप्ति में डिले कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं, विलंब कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव एक मंद गति से चलने वाला ग्रह है। तो अगर पंचम भाव या पंचमेश के ऊपर उनका किसी प्रकार से प्रभाव है कुंडली में, और उस लग्न विशेष के लिए अगर शनिदेव अकारक ग्रह है या फिर शनिदेव वक्री है, तब फिर संतान सुख प्राप्त होने में वो विलंब कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के पंचम भाव में लेट्स सपोज अगर शनिदेव अपनी नीच राशि में स्थित है, यहाँ पे मान लीजिए मेष राशि में स्थित है, तो फिर क्या होगा, ऐसी अवस्था में भी शनिदेव बाधा पहुंचा सकते हैं, संतान सुख प्राप्ति में देरी कर सकते हैं, कंसीविंग में प्रॉब्लम लाइन, गर्भ धारण से संबंधित विषयों में समस्या क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव या कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित है, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, संतान सुख प्राप्त होने में बाधाएं क्रिएट कर सकता है, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है। विशेषता अगर शनिदेव यहाँ पे अति शत्रु राशि में या नीच राशि के हो गए या वक्री हो गए, तब फिर संतान सुख प्राप्त होने को डिले कर सकते हैं, काफी समय गुजार सकते हैं, बीच में वो ऑब्स्टिकल्स लाते रहेंगे।
और शनि जो यहाँ पे अगर पीड़ित अवस्था में नीच राशि में है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। राहु केतु बैठे हैं शनि के साथ और कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा पंचम भाव मेलेफिक ग्रहों के इफेक्ट में रहेगा और पंचमेश मेलेफिक ग्रहों के इफेक्ट में रहेगा और पंचमेश की स्थिति कमजोर रहेगी कुंडली में, उतना ज्यादा संतान सुख प्राप्त होने में बाधाएं आएंगी। मित्रों, साथ ही साथ हम पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश को हम नवांशा में भी देखेंगे कि वहां पे वो उनकी स्थिति कैसी है, और जो उनका नवांशा डिस्पोजिटर होगा पंचमेश का, उसकी स्थिति को भी हम लग्न चार्ट में देखेंगे। साथ ही साथ मित्रों, हमने बताया था आपको कि संतान सुख को चेक करने के लिए हम कई लेवल पे कंफर्म करते हैं। तो पंचमेश को हम नवांशा में देखेंगे, उसके नवांशा डिस्पोजिटर को लग्न कुंडली में देखेंगे, उनकी स्थिति कैसी है। साथ ही साथ हम देखिए पंचम भाव से हम कई चीजों का विचार करते हैं, जैसे संतान हो गया, एजुकेशन हो गया, इंटेलिजेंस लेवल हो गया, नॉलेज लेवल हो गया, बहुत सारे विषयों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो और डीपर जाने के लिए और बारीक जाने के लिए और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त करने के लिए संतान सुख से संबंधित हम वर्ग कुंडलियों की एनालिसिस करते हैं। और जो संतान सुख से संबंधित जो वर्ग कुंडली होती है वह सप्तमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली का हम एनालिसिस करते हैं और बारीक और एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए, कि ताकि हमें पता चल जाए कि संतान सुख मिलने की कुंडली में कितनी संभावना है। तो मित्रों, सप्तमांश कुंडली को आज के इस एपिसोड में हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको किसी अन्य एपिसोड में हम कंसीडर करेंगे। लेकिन मित्रों, आज उसको अन्य किसी एपिसोड में हम कंसीडर करेंगे, लेकिन हम साथ ही साथ पंचमेश के नवांशा में भी देखेंगे और पंचमेश पंचम भाव के स्वामी पंचमेश को हम सप्तमांश चार्ट में भी देखेंगे कि वहां पंचमेश की स्थिति सप्तमांश चार्ट में भी कैसी है, और पंचमेश की स्थिति नवांशा चार्ट में भी देखेंगे। पंचमेश जितना ज्यादा बली होगा, स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा संतान सुख मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। और पंचम से पंचम नवम भाव को भी हम चेक करेंगे संतान सुख की प्राप्ति के लिए। अब में तो ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है, कुछ लोग पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश को छठवें भाव में देख लिया, आठवें भाव में देख लिया, 12वें भाव में देख लिए, तो वो एक ऑर्थोडॉक्स ज्योतिष का सिद्धांत चला आ रहा है कि अब संतान होगी नहीं। तो ऐसी चीज को आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें, हम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करेंगे। आपको करना क्या है कि अगर आप अपनी कुंडली में पंचमेश को छठवें, 8वें या 12वें भाव में देख रहे हैं, तो सिर्फ उसको देख करके मायूस मत होइए, उसको देख करके निराश मत होइए। आज आपके सामने मैं एक तरीका बताता हूं कि पंचम भाव के जो फल को देखिए, पंचम भाव से चूंकि कई सारी चीजों का विचार करते हैं, तो उसके बारीक फल को उसको और डीपर पे जाने के लिए हम वर्ग कुंडली का एनालिसिस करते हैं सप्तमांश चार्ट का। हम उसको एक तरीके से और कंफर्म कर सकते हैं पंचम भाव के फल को। आपको करना क्या है कि आप अपनी लग्न कुंडली में देखिए कि पंचम भाव में कौन सी राशि आ रही है। आपकी पंचम भाव में राशियां कोई भी हो सकती है, तो आप अपनी लग्न कुंडली में देखिए कि पंचम भाव में कौन सी राशि आ रही है। लेट सपोज प्रस्तुत कुंडली में पंचम भाव में मीन राशि आ रही है, तो आप मीन राशि को आधार मान करके एक टेम्पोररी कुंडली डिजाइन कर लीजिए, एक टेम्पोररी चार्ट बना लीजिए। जो क्योंकि पंचम भाव में यहाँ पे मीन राशि आ रही, तो मीन राशि को आधार मान करके एक टेम्पोररी कुंडली बना लीजिए, जिसमें मीन राशि को लग्न मानते हुए पूरी कुंडली बना लीजिए। फिर से समझ लीजिए कि लग्न कुंडली में आप देखिए पंचम भाव में कौन सी राशि आ रही है, उसको नोट कर लीजिए और एक चार्ट बनाइए, और जब पंचम भाव में राशि आ रही है उसको लग्न मान करके फिर से पूरी कुंडली बना लीजिए। और इस लग्न कुंडली में जो ग्रह आपका जिस राशि में बैठा है उसको ले जाकर के उसी तरह वहां पे बैठा दीजिए। लेट सपोज कि शनि यहाँ पे कुंभ राशि में है, तो आपको वहां पे ले जाकर के शनि को कुंभ राशि में लिख देना है। मरकरी यहाँ पे वृश्चिक राशि में है, तो आपको मरकरी वृश्चिक राशि में लिख देना है। अब क्या करना है, क्योंकि अभी तक हमको यहाँ पे हम इस लग्न कुंडली से हम पंचम भाव के फल को चेक कर रहे थे। अब हमें पंचम भाव के फल को और बारीक तौर पर और एक्यूरेट और डीपर लेवल में जाके अगर हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, वही जो प्रोसेस होता है कि पंचम भाव में जो राशि आ रही है उसको लग्न मान करके हम कुंडली डिजाइन कर लेंगे। प्रस्तुत उदाहरण में यहाँ पंचम भाव में मीन राशि आ रही है, तो मीन राशि को लग्न मान करके हम पूरी कुंडली बना लेंगे। जो ग्रह आपके जिस राशि में है उसी तरह ले जाकर वहां पर उसी तरह रख देंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो पंचम भाव था वो यहाँ पे लग्न बन जाएगा। तो अब हमें देखना है कि जो हमने टेम्पोररी कुंडली बनाई है इसमें लग्न और लग्नेश की क्या स्थिति है। अब लेट सपोज कुछ कुंडली में क्या होता है कि पंचम भाव के स्वामी को छठे भाव में देख करके, पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश को छठे भाव में देख के आदमी भयभीत हो जाता है
कि भैया अब तो संतान संबंधी तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी, तो उसको देख करके सिर्फ आप मायूस मत होइए, निराश मत होइए, उसको आप कंफर्म कीजिए। आप जो टेम्पोररी कुंडली बनाइए उसमें देखिए यहाँ पे जो पंचमेश था वो आपका लग्न बन जाएगा, और इसके स्वामी पे देखिए लग्न और लग्नेश इस टेम्पोररी कुंडली में कहाँ बैठा है। और साथ ही साथ चूंकि हम यहाँ पे नवम भाव की बात करें, क्योंकि नवम भाव पंचम से पंचम है, तो ये नवम भाव इस टेम्पोररी कुंडली में पंचम भाव बन जाएगा। देखिए नवम भाव में यहाँ पे कर्क राशि आ रही है, तो ये नवम भाव हमने बताया था आपको कि भाव सिद्धांत के हिसाब से पंचम से पंचम है, तो देखिए नवम भाव इस टेम्पोररी कुंडली में पंचम भाव में आ जाएगा। तो हमें ये जो पंचम भाव था वो इस कुंडली में लग्न बन गया, तो इस कुंडली के लग्न और लग्नेश को देखना है, टेम्पोररी कुंडली जो बनी है, प्लस इस कुंडली का जो पंचम भाव का स्वामी है पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को देखना है कंफर्म होने के लिए कि मैं संतान सुख जीवन में प्राप्त होगा नहीं होगा। साथ ही साथ हमें इस कुंडली में देखना है कि जो भाग्य स्थान है, कि जो हमने टेम्पोररी कुंडली बनाई है इसका भाग्य स्थान का स्वामी, अर्थात ध्यान दीजिएगा यहां हम लग्न कुंडली से संतान सुख को तलाशने की संभावना को कोशिश कर रहे थे। संतान सुख जो हमारी इस कुंडली में है, संतान सुख मिलने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी, यहां से हम चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे संतान का जो भाव है पंचम भाव, उसकी पूरी कंप्लीट कंक्लूसिव समरी डिराइव कर रहे हैं, एक पूरी समरी जानकारी निकाल रहे हैं। तो पंचम भाव को हमने जो राशि आ रही है पंचम भाव में उसको लग्न मान करके कुंडली बना ली, और अब यहाँ पे इस जो टेम्पोररी कुंडली बनाई है यहाँ पे पंचमेश पंचम भाव में जो राशि आ रही है वो लग्न बन जाएगा। तो यहाँ पे लग्न और लग्नेश जो बन रहा है उसकी स्थिति देखना है, उसकी स्थिति देखेंगे। पंचम भाव में जो राशि आ रही है यहाँ पे कर्क राशि है, उसके स्वामी और पंचम भाव की स्थिति देखेंगे, और जो हम लोगों ने टेम्पोररी कुंडली बनाई है उसके नवम भाव और नवमेश की स्थिति को देखेंगे, और प्लस लाभ भाव और लाभेश की स्थिति को देखेंगे। तब हमें और एक्यूरेट जानकारी मिल पाएगी। ये पूरी अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो पंचम भाव से संबंधित आपको पूरी कंक्लूसिव समरी जानकारी मिल जाएगी कि संतान सुख मिलने के जीवन में कितनी संभावना है। अब देखिए जैसे मैंने बताया था आपको कि अब इस प्रस्तुत कुंडली में देखिए ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है मित्रों। देखिए इसके पंचम भाव में मीन राशि आ रही है जिसका स्वामी होता है गुरु। गुरु पंचम भाव के कारक ग्रह भी है। गुरु देखिए लग्न में बैठे हुए हैं, गुरु लग्न स्थान में बैठे हैं, और मैंने कहा था आपको चूंकि गुरु पंचम भाव के कारक ग्रह होते हैं, संतान उत्पत्ति के कारक ग्रह है, तो अगर गुरु की दृष्टि पंचम भाव या पंचमेश के ऊपर आ रही है तो संतान सुख मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। देखिए प्रस्तुत उदाहरण में पंचम भाव में आ रही मीन राशि, मतलब इसके स्वामी भी गुरु हो जाते हैं। गुरु बैठे हैं लग्न में जो कि पंचम भाव पर पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं। तो गुरु की पांचवें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और पंचम भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति, तो उनकी दृष्टि चूंकि पंचम भाव पर आ रही है, पांचवी दृष्टि आ रही है पंचम भाव पर, तो संतान सुख के मिलने की संभावना को प्रबल करते हैं। अब देखिए पंचम से पंचम हो जाता है, और पंचम भाव की पहली बात हम पंचम भाव के स्वामी पंचमेश की स्थिति देख लें। पंचम भाव का स्वामी है गुरु जो कि लग्न में विराजमान है, गुरुदेव बृहस्पति लग्न में विराजमान है, वो पंचम भाव के कारक भी है। और नवम भाव चूंकि नवम भाव पंचम से पंचम है तो उसको हमने देखा, तो यहाँ पे दिख रहा है छठे भाव में, चलो यहाँ पे दिखा छठे भाव में। लेकिन अब हम देखिए लग्न में, देखिए मित्रों लग्न क्या है, पंचम भाव का नवम भाव है। अगर हम लग्न स्थान की बात करें तो ये पंचम भाव का नवम भाव है, अर्थात पंचम भाव का भाग्य स्थान है। अब देखिए पंचम भाव में आ रही मीन राशि जिसका स्वामी है गुरु, वो जाके लग्न बैठा है जो कि पंचम भाव से नवे भाव में बैठा है, अर्थात पंचम भाव के भाग्य स्थान में बैठा है। अब हमने कंफर्म करने के लिए चलिए यहां तो में संतान सुख की संभावनाएं दी गई, क्योंकि प्रस्तुत कुंडली में मित्रों देखिए पंचम भाव का स्वामी होता है बृहस्पति जो कि लग्न में बैठा है, और लग्न स्थान कौन सा है, पंचम भाव से नवा स्थान है, और पंचम भाव पर गुरु की पांचवी दृष्टि आ भी रही है, और गुरु पंचम भाव के कारक ग्रह भी है, जिसके फलस्वरूप इस कुंडली में संतान सुख मिलने की संभावनाएं प्रबल है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसकी हमने पंचम भाव की हम मान लीजिए और कंफर्म होना चाहते थे, और एक्यूरेट जाना चाहते थे, और डीपर लेवल पे जाना चाहते थे, तो हमने पंचम भाव को लग्न मान करके, पंचम भाव में राशि आ रही मीन राशि, तो मीन राशि को लग्न मान करके हमने कुंडली बना दी। तो यहाँ पे जो पंचम भाव था वो इस प्रस्तुत कुंडली में लग्नेश बन जाएगा, लग्न बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पंचम भाव पंचमेश को देख रहे हैं, तो यहाँ पे लग्न और लग्नेश को देखेंगे। देखिए प्रस्तुत कुंडली में जो मैंने बताया था आपको कि क्योंकि पंचम भाव का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति लग्न में बैठे थे जो कि पंचम भाव से नवे भाव में है, और वही चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी।
अब देखिए लग्न यहाँ पे आ रही है, लग्न में मीन राशि आ रही है, क्योंकि यहाँ पंचम भाव में मीन राशि, तो हमने मीन राशि को लग्न बना करके टेम्पोररी कुंडली बना ली। इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो कि इस टेम्पोररी कुंडली के नवम भाव में आ रहा है। वो चीज जो यहाँ बन रही थी वही चीज मैंने अलग से फिगर बना करके आपके सामने मैंने समरी को क्लियर करना चाहा है, एक कंक्लूसिव समरी निकालना चाहा है पंचम भाव से संबंधित। और ये जो टेम्पोररी कुंडली बनी है ये पंचम भाव से संबंधित एक कंक्लूसिव समरी जानकारी आपको प्रदान करेगा, पंचम भाव की डीपर लेवल के एनालिसिस आपके सामने प्रदान करेगा। अब देखिए पंचम भाव का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में है और वो पांचवी पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं इस टेम्पोररी कुंडली में, और नवम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। जो इस प्रस्तुत कुंडली का नवम भाव था वो इस टेम्पोररी कुंडली में पंचम भाव बन गया। तो अब देखिए यहां से गुरुदेव बृहस्पति लग्न को भी देख रहे हैं इस टेम्पोररी कुंडली में और नवम दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि ये इस कुंडली में संतान सुख मिलने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। अब देखिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति क्या है, वो पंचमेश है। इस हम लग्न कुंडली को फोकस कर रहे हैं। लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचमेश है जो कि पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। और नवम भाव भगवत सिद्धांत के हिसाब से पंचम है। तो दोनों भाव, पंचम भाव भी गुरु की दृष्टि द्वारा प्रभावित है और पंचम भाव से पंचम भाव अर्थात नवम भाव भी गुरु की दृष्टि द्वारा प्रभावित है। और पंचम भाव का जो स्वामी है अर्थात पंचमेश गुरुदेव बृहस्पति वो अपने भाव से नवे भाव दूर जाके बैठे हैं, जो कि प्लेसमेंट वाइज भी अच्छा है। तो मित्रों इस कुंडली में संतान सुख मिलने की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती है। तो मित्रों प्रथम दृष्टया अगर अपनी कुंडली में आप पंचमेश को 6वें 8वें 12वें भाव में देखिए तो अपितु चूंकि 6वां 8वां 12वां भाव एक त्रिक भाव है तो संतान सुख के लिए उतना बढ़िया नहीं माना जाता है। लेकिन उसको देख के आप मायूस मत हुइए, निराश मत हुइए। आपके पंचम भाव में जो राशि आ रही है आप उसको लग्न मान करके कुंडली बना लीजिए, जो ग्रह जिस राशि में है उसी राशि में जाकर लिख दीजिए। और यहाँ का जो पंचम भाव जो पंचमेश था वो यहाँ पे लग्न और लग्नेश बन जाएंगे इस टेम्पोररी कुंडली में। उनको देखिए कि वो इस कुंडली के साथ उनकी क्या स्थिति बन रही है। और जो इस कुंडली का नवम भाव था वो इस टेम्पोररी कुंडली का पंचम भाव बन जाएगा। तो ये पंचम भाव जो टेम्पोररी कुंडली बना है ये पंचम भाव इसका स्वामी अर्थात पंचमेश की भी स्थिति को हम देखेंगे। और ये जो टेम्पोररी कुंडली बनी है यहाँ पे भी हम नवम भाव और नवमेश की स्थिति देखेंगे, लाभ भाव और लाभेश की स्थिति को भी देखेंगे। ये सारे कंपोनेंट्स अगर अच्छे रहे, ध्यान दीजिएगा ये जो हमने टेम्पोररी कुंडली बनाई है इसमें नवम भाव नवमेश की स्थिति अच्छी है, लाभ भाव लाभेश की स्थिति अच्छी है, तो संतान सुख मिलने की संभावना प्रबल स्थिति को दर्शाता है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे पंचमेश को 6वें 8वें 12वें देखिए तो डरिए मत, उसकी पहले एक अलग से फिगर बना करके चेक कर लीजिए और आप उसको पंचमेश की स्थिति को आप संतमान चार्ट में भी देख सकते हैं। मतलब अगर आप पंचमेश को 6वें 8वें 12वें भाव में देख रहे हैं क्योंकि बाधा का सूचक है तो देखिए घबराइए मत, उसको और डीपर पे लेवल पे जाइए, सप्तमान चार्ट पे देखिए, उसको कंफर्म कीजिए कि वहां पे पंचमेश की स्थिति कैसी है, वहां पे लग्नेश और पंचमेश की स्थिति कैसी है, वो किसी अन्य एपिसोड में आप सप्तमान चार्ट को हम कंसीडर करेंगे। यहां फिलहाल हम देखते हैं कि पंचमेश अगर कुंडली के शुभ स्थान में है, केंद्र स्थान में है, त्रिकोण स्थान में है और अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो फिर आपको संतान सुख मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। देखिएगा मित्रों यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, जो हमारी उदाहरण कुंडली है इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पंचमेश आप लग्न कुंडली में जरूर ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चलित कुंडली में लेट सपोज आपको यहाँ पे नवम भाव में दिख रहे हैं पंचमेश, लेट सपोज से उदाहरण बात करें कि लेट सपोज आपको लग्न कुंडली में पंचमेश नवम भाव में दिख रहे हैं लेकिन चलित कुंडली में अष्टम भाव में चले गए, तो इसे सिर्फ लग्न कुंडली से संतुष्ट मत हुइए, उसको चलित कुंडली में भी देखिए कि पंचमेश की स्थिति क्या है। दूसरी बात आपको ये देखना पड़ेगा, कई बार क्या होता है कि जो आपकी लग्न कुंडली है उसमें आप देखिएगा जो लग्न की डिग्री है वह भाव मध्य बनता है। जो लग्न जितनी डिग्री का होता है मित्रों वह आपकी कुंडली में भाव मध्य पॉइंट होता है, भाव का मीडियम पॉइंट होता है। तो जितने ग्रह लग्न की डिग्री के पास होते हैं, जो लग्न की डिग्री है जितनी कुंडली में आपके ग्रह है वो जितने ग्रह आपके लग्न की डिग्री के करीब होंगे, लेट सपोज कि अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि लग्न 10 डिग्री का है तो जितने ग्रह 10 डिग्री के आसपास होंगे वो उस कुंडली में बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। तो लेट सपोज अगर पंचमेश आपकी कुंडली में
जो लग्न की डिग्री है उसके आसपास की डिग्री में है, तब तो फिर संतान सुख वो, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि लग्नेश अगर जो डिग्री है पंचमेश उसकी डिग्री के आसपास है कहीं, तब तो ये मतलब होता है कि उस कुंडली में पंचमेश का प्रभाव बहुत ज्यादा है, उस भाव में पंचमेश बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब मान लीजिए कि लग्नेश अगर 10 डिग्री है, मैंने बताया कि जो लग्न की डिग्री होती है वो उस भाव का मध्य पॉइंट बन जाता है, भाव का मीडियम पॉइंट बन जाता है। अब अगर मान लीजिए लग्नेश 10 डिग्री पे है और आपका जो पंचमेश है प्रस्तुत कुंडली में है वह 24 डिग्री तकरीबन 50 मिनट और 30 सेकंड के आसपास का है, तब क्या होगा कि भैया 10 डिग्री अगर हमारा भाव का मध्य पॉइंट है तो इसका हम 15 डिग्री इधर जाएंगे और 15 डिग्री पीछे जाएंगे। तो ये अगर लगन मान लीजिए कि 10 डिग्री का है तो भाव का अगर 10 डिग्री जो हमारा ये है ये भाव की मिड पॉइंट है, मध्य पॉइंट है, तो बाउंड्री क्या होगी भाव की 25 डिग्री इधर और पीछे 25 डिग्री। तो लग्न जो आपका कुंडली में पंचमेश है वो अगर लग्न की डिग्री से बहुत ज्यादा दूर है, लेट्स सपोज मान लीजिए कि 24 डिग्री 30 मिनट इस सेकंड पे है, तो फिर उनके लग्न की डिग्री से पंचमेश का फासला बहुत ज्यादा है। लग्न की डिग्री से अगर पंचमेश की डिग्री बहुत ज्यादा दूर है, लग्न सपोज मान लीजिए कि लग्न 10 डिग्री पे है तो भाव का मध्य पॉइंट हो गया 10 और पंचमेश है तकरीबन 24 डिग्री 30 मिनट के आसपास है, तब क्या होगा उनके बीच में वो लग्न का फासला बहुत दूर का है। तो उस कुंडली में पंचमेश दिख तो रहेगी मान लीजिए 24 डिग्री के आसपास है, लेकिन उस भाव में पंचमेश का पावर बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लग्न जो कि मिड पॉइंट को शो करता है किसी कुंडली के, उससे पंचमेश बहुत दूर है। लेकिन अगर पंचमेश लग्न की डिग्री के आसपास है तो ये शो करता है कि उस प्रस्तुत कुंडली में पंचमेश बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मित्रों, तो पंचमेश का छठे 8वें भाव पे होना संतान की बाधक का संतान सुख में बाधकता को दर्शाता है, लेकिन ये नहीं कहता कि संतान सुख मिलेगा ही नहीं। तो आपको ये देखना होगा कि पंचमेश की स्थिति सप्तमांश चार्ट में कैसी है, जो हमने जो समरी निकालने का जो प्रोसेस बताया उसमें कैसी है। तो ये जो हमने जो टेम्पोररी कुंडली बनाई है ये पंचम भाव की डीपर लेवल पे कंप्लीट समरी इंफॉर्मेशन है। यहां से आपको पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा कि इस कुंडली में संतान सुख मिलने की संभावना कितनी अच्छी है। और जो यहाँ का पंचम भाव था वह इस प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में लग्न और लग्नेश बन जाएगा। तो लग्न लग्नेश अगर इस टेम्पोररी कुंडली में अच्छे हैं, जैसे कि देखिए इस प्रस्तुत उदाहरण में लग्नेश 9वें भाव में है और जो इस कुंडली का 9वां भाव था, 9वां भाव चूंकि पंचम से पंचम भाव है तो इस कुंडली में पंचम भाव बन जाएगा। तो उसकी अगर स्थिति अच्छी है, अब देखिए यहाँ पे इस टेम्पोररी कुंडली में पंचम भाव में कर्क राशि आ रही है जिसका स्वामी होता है चंद्रमा जो कि दूसरे भाव में है। और अगर इस कुंडली का 9वां भाव भी मजबूत है और कुंडली का लाभ भाव भी मजबूत है, क्योंकि 9वां भाव किसी को शो कर रहा है, संतान सुख के भाग्य भाव को शो कर रहा है। जो आपका जो हमने टेम्पोररी कुंडली बनाई है इसमें जो 9वां भाव होगा वह संतान सुख से संबंधित भाग्य भाव को शो कर रहा है, मतलब संतान सुख प्राप्त होने में भाग्य आपका कितना साथ देगा ये 9वां भाव बताएगा। तो देखिए इस प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में 9वां भाव में आ रही है वृश्चिक राशि जिसका स्वामी होता है मंगल जो कि लाभ भाव में उच्च का है। तो जो कि लाभ भाव में उच्च का है, तो 9वां भाव जो कि ये शो करता है कि संतान सुख में हमें प्राप्त होने में भाग्य हमारा कितना साथ देगा। तो जो टेम्पोररी कुंडली बनी है उसमें हमें 9वां भाव को देखना पड़ेगा और नवमेश को देखना पड़ेगा और लाभ और लाभेश को देखना पड़ेगा। अगर ये सारी स्थितियां अच्छी हैं, कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति ठीक है, वीनस की स्थिति ठीक है क्योंकि वीमन सीमन का और रज का कारक है, प्रोडक्टिव पावर को सीमन दर्शाता है कि जो शुक्र की जो स्थिति है मित्र कुंडली में वो संतान व्यक्ति की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को दिखाता है, प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को दिखाता है, उसकी कह लीजिए कि उपजाऊपन को दिखाता है, कितना फर्टाइल है व्यक्ति, कितना उसके अंदर फर्टिलिटी है वो वीनस शो करता है। तो वीनस कितना अच्छी स्थिति में है कुंडली में, गुरु पंचम भाव का कारक है तो वो कितनी अच्छी स्थिति में है कुंडली में, और पंचम भाव और पंचमेश जितनी बढ़िया स्थिति में रहेंगे वो उतना ही बढ़िया संतान सुख की प्राप्ति की स्थिति को दर्शाएंगे मित्रों। तो मित्रों आज चूंकि पंचम भाव की देखिए एक तो कंक्लूसिव समरी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इससे निकलता है टेम्पोररी कुंडली बना करके पंचम भाव को लग्न मान करके जो कि पूरी कंक्लूसिव समरी देता है। और इस टेम्पोररी कुंडली में 9वां भाव नवमेश का स्ट्रांग होना ये शो करता है कि संतान सुख प्राप्त होने में भाग्य आपका साथ देगा। लाभ भाव लाभेश का मजबूत होना ये होता है कि आपको संतान सुख का लाभ मिलेगा। और डीपर जाना है
तो हम सप्तमान चार्ट के एनालिसिस करेंगे, जिसको किसी अन्य दिन एनालिसिस करेंगे। तो मित्रों ये था हमें आज का हमारा एपिसोड कि कैसे पता चलेगा कि संतान सुख मिलने की संभावना कुंडली में कैसी है। तो ये जानकारी हमें मिली। पंचम भाव पंचमी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना संतान सुख मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ये था मित्रों आज का हमारा एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।